नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको डायबिटीज़ क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। वीडियो को जारी रखने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ या जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह की चिकित्सीय सलाह नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें कि ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो किसी भी व्यक्ति की ब्लड शुगर अगर फास्टिंग मोर देन 126 और पोस्ट प्रेंडियल या खाने के बाद की ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ मेलिटस है। तो कुछ आज जो हम लोग कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं, लेकिन ये यूजली जानलेवा नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है या सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो किसी भी व्यक्ति की ब्लड शुगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो मेन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये क्या होती है? अगर किसी भी व्यक्ति की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, अगर उस शुगर की मात्रा ब्लड में 500 ml 500 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाती है, 600 हो जाती है, 700 हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को डीके हो सकती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। ये क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनती है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को हमारे शरीर की सेल्स में पहुंचाना और उसको यूज करना। तो अगर किसी भी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो रही है, इंसुलिन कम बन रही है, तो वो पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को इंसुलिन शरीर में कम है, कम बन रही है और उसके साथ साथ उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है और पेशेंट को कोई और इलनेस हो गई है, तो इस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। इसके क्या लक्षण होते हैं? पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लिथार्जी होती है, थकावट हो सकती है, वॉमिटिंग होती है, नौशिया होता है, पेन एब्डोमेन होता है। और अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, जिसको कि डायबिटिक कोमा बोलते हैं। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। इसमें क्या होता है? ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज हमें इमरजेंसी में भर्ती करके ही हो पाता है। कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? एक सिंपल सा यूरिन का टेस्ट करते हैं जिसमें कि यूरिन में कीटोन्स पॉजिटिव आते हैं। तो ये कीटोन्स अगर यूरिन में पॉजिटिव आ रहे हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम हैं और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए ताकि उसका समुचित इलाज हो जाए। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। ये भी डायबिटीज़ का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसमें कीटोन्स तो नहीं बढ़ते हैं लेकिन ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लड शुगर की मात्रा 600 से ज़्यादा हो जाती है, 700 हो सकती है, 800 हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और ऐसे पेशेंट का जब ब्लड गाढ़ा होगा तो उसकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। तो नॉर्मली एक हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है उसकी लिक्विडिटी नॉर्मल होनी चाहिए, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, उसकी ऑस्मोलरिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में पेशेंट की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लड गाढ़ा होने से जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, तो इसमें ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो ये अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ब्रेन में होता है। तो हाइपर ऑस्मोलर कोमा की पेशेंट भी ड्राउजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंशियस होते हैं, इनको कभी कभी सीजर भी आ सकते हैं, ये बेहोश भी हो सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये सिम्टम होते हैं हाइपर ऑस्मोलर कोमा के। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट डायबिटीज़ मेलिटस के। आइए अब डिस्कस करते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। अगर हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें
तो अगर बहुत समय तक अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, अगर जिसका कि इलाज सही समय पर ना हो या पेशेंट रेगुलर दवाएं नहीं लेते हैं, तो अगर बहुत समय तक अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होती है तो इसमें क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दूसरे होते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो अगर हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें जो बहुत छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ी होती है, ब्लड गाढ़ा होता है। तो जो हमारी बॉडी का माइक्रो सर्कुलेशन है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई होती है, आँखों को ब्लड सप्लाई होती है, नर्व्स को ब्लड सप्लाई होती है, ये धीरे धीरे बाधित हो जाती है या इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन किडनी में होते हैं उसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें धीरे धीरे किडनी स्वेल कर जाती है, फिर किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। दूसरा असर होता है आँखों पर, आँखों के रेटिना पे। जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं, जो माइक्रोवेस्कुलेचर होता है रेटिना का, वो धीरे धीरे डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है और उसमें छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। कुछ केसेस में थोड़े थोड़े हेमरेज भी हो जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है रेटिना पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेटिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी आँख का, जिससे कि हम देख सकते हैं। तो अगर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो पेशेंट को दिखना कम हो जाता है और धीरे धीरे दिखना बंद भी हो जाता है। तो ये भी एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस का। तीसरा जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं, जिसको कि न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई कम होती है या इम्पेयर होती है और धीरे धीरे हमारे ब्लड शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं नर्वस सिस्टम की, जिनको कि न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके सिम्टम क्या हैं? पेशेंट को हाथ में पैरों में झंझनाहट होगा, सुनपन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है पाम एंड सोल में, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी या झंझनाहट होगी या सुनपन होगा। और इसका अगर बहुत समय तक इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट को धीरे धीरे लकवा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरोपैथी। तो धीरे धीरे अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो न्यूरोपैथी हो जाती है। तो ये तीन मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब आगे हम बढ़ते हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैक्रोवेस्कुलर क्या होता है कि जिसमें कि बड़ी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जो पहले मैंने डिस्कस किया न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी, इसमें बहुत ही महीन महीन ब्लड की वेसल्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें ब्लड सिंपल जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं शरीर की, वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो ब्रेन में और हार्ट में होता है। तो होता क्या है, जब ब्लड शुगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहती है और कंट्रोल नहीं होती है तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और ये गाढ़ा ब्लड जो होता है वो एथेरोजेनिक होता है। एथेरोजेनिस मीन्स इन ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेन जो हमारे वाइटल ऑर्गन है हार्ट और ब्रेन, तो इनकी जो ब्लड वेसल है उसमें धीरे धीरे थ्रोम्बस बन जाता है, और ये थ्रोम्बस धीरे धीरे करके पूरी वेसल को बंद कर देता है, अंदर से ऑक्लूड कर देता है। और जब ये पूरी 100% ऑक्लूजन हो जाता है, अगर हार्ट की ब्लड वेसल में ऑक्लूजन 100% हो गया या 100% बंद हो गई, तो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है और व्यक्ति को या पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो इनिशियली तो ये कुछ परसेंट खुला रहता है, 70-80% ब्लॉकेज होता है, लेकिन ये ब्लॉकेज अगर 100% हो जाता है तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का, और इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसीलिए हमें डायबिटीज़ कंट्रोल रखनी चाहिए। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेन में। ब्रेन में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, जिस तरह से हार्ट की ब्लड वेसल एथेरोस्क्लोज्ड हो जाती हैं और उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, वैसे ही ब्रेन की जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड खून की जो नलियां हैं, वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं अंदर से और उनमें ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो जाती है। तो ये कंडीशन अगर अचानक होती है तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक भी दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है जिसमें कि ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो जाती है और क्लॉट की वजह से ब्लड वेसल बंद हो जाती है, और ब्लड वेसल जिस एरिया को ब्रेन के
सप्लाई करती है ब्लड, वो एरिया पूरा ख़राब हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है एक तरफ की। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। डायबिटीज़ एक और कारण है स्ट्रोक का, और इस तरह का स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो एक नॉर्मल स्ट्रोक में तो ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, लेकिन जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें ड्यू टू द हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी दिमाग की नस फट जाती है, जिसको कि ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ये भी एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। तो ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और है, जो हमारे हाथ और पैरों की नसें होती हैं, खून की नसें, उनमें भी ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, जिसको कि हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी पैरों की और हाथों की नसें खराब होने का, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो दो तरह के कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने डिस्कस किए। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन, जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है, ये धीरे धीरे होते हैं, ये एक दो दिन में नहीं डेवलप होते हैं। ये यूजुअली मोर देन 5 ईयर्स अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है तो उसमें होते हैं। लेकिन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो कभी भी सडन हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी ही बचाव है। तो जब भी हमें इस तरह के कोई सिम्टम मिले तो ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कुछ केसेस में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो इनिशियली उनको पता नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। जब ये सिम्टम के साथ आते हैं, जब कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि उनको डायबिटीज़ है। और जब उनका ब्लड शुगर चेक किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हमें एनुअली, साल में एक बार ब्लड शुगर ज़रूर चेक करानी है, अगर ये नॉर्मल है तब भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।